चैनल ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किया था 1.2 के 2 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देखा था, जिसमें से हमने किया था क्या कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। उसमें हम लोग देख चुके थे, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा था पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था, और इसकी जांच करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये हम लोग देखा था, ये हम लोगों ने देखा था। आज जो है हमको देखना है क्या, 1 एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यानी जिस तरह आप 2 नंबर क्वेश्चन में जो आप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते थे अभाज्य गुणनखंड विधि से, 3 नंबर क्वेश्चन में भी वैसे ही हमको क्या करना है, काम करना है। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही क्या करना है, दिए गए संख्या का क्या करना है, आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो जिसमें प्रश्नावली 1.2 यानी प्रश्न एक्सरसाइज आपका 1.2 में प्रश्नावली एक 1.2 में हमको तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि से द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम द्वारा। इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12, 15 और आपका 21। तो सबसे पहले हम करते क्या है, 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि इसमें करेंगे, जिसमें कुछ हम लोग विभाज्यता का नियम भी देखे हुए थे। इसके पिछले वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, विभाज्यता के नियम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप वहां पे विभाज्यता का नियम का वहां पे लिंक है, उस पे जाइए। उसको ये वीडियो देखने से पहले विभाज्यता के नियम का जो लिंक दिया हुआ है, उस एक्सरसाइज 1.2 लिखा हुआ होगा, वास्तविक संख्या होगा, पार्ट हमको लगता है कि 5 या 6 होगा, उसमें जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पे देखिए लिखा होगा विभाज्यता का नियम का वीडियो दिया होगा, उसको देखिए, तब यहाँ पे बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, 12 का, 15 का और आपका 21 का क्या करना है, विभाज्यता का मतलब यहाँ पे करना है। 2 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 2 से होगा 3 और 3 से होगा आपका 1। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से होगा 5 हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 3 से 21 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना। फिर 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 3 का पावर 1 लिख सकते हैं और 1 का पावर 1 लिख सकते हैं। फिर 15 है तो क्या लिखेंगे, 3 गुना 5 गुना 1। 3 कितना है तो 3 1 है, 5 कितना है तो 5 1 है और 1 कितना है तो 1 1 है। और 21 है, 21 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 7 गुना 1 लिखेंगे। 3 कितना है तो 1 है, 7 कितना है तो 1 है और 1 कितना है 1 है। अब यहाँ पे निकालना है तो एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जितना भी संख्या दिया हुआ है उस संख्याओं का क्या करना है, हाईएस्ट पावर देखना है, हाईएस्ट मतलब अधिकतम घात देखना है। तो कौन कौन संख्या है, एक आपका 2 है, एक आपका 2 है, एक आपका 3 है, एक आपका 5 है, एक आपका 7 है, एक आपका 1 है। तो 2 का अधिकतम घात कितना है, तो 2 का अधिकतम घात जो है वो 2 ही है, 2 का पावर 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 3 का अधिकतम घात कितना है, 3 का अधिकतम घात 1 ही है। 7 का अधिकतम घात कितना है, 1 है और 5 का अधिकतम घात कितना है, 1 है और 1 का अधिकतम घात 1 है। तो कर लीजिए 2 का पावर 2 का 4 गुना 3 गुना 7 गुना 5 गुना 1। क्लियर है, इतना मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 चौका 20, 20 3 60 ना, 6 7 42 यानी 420 आ जाएगा। यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एचसीएफ हमको कैसे निकालते हैं, एचसीएफ हम कैसे निकालना है हमको, तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जो ये तीनों संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, इन तीनों में ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों में आया है, मतलब उभयनिष्ठ पर। तो उभयनिष्ठ तो है आपका 3 है और क्या है आपका 1, 3 और क्या है 1 है, ठीक है। तो 3 का अधिकतम मिनिमम एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में जो उभयनिष्ठ है, मतलब तीनों में वैसे संख्या जो तीनों में शामिल है
उसको हम क्या करते हैं, वेनिश को देखते हैं, तीनों में शामिल उसको हम क्या करते हैं, वेनिश करते हैं और उसका न्यूनतम घात लेते हैं। तो 3 का न्यूनतम घात कितना है, तो एक ही तो है, और 1 का न्यूनतम घात क्या है, 1 है। तो क्या लिखेंगे, 3 गुना 1 मतलब क्या, 3। मतलब यहाँ से निकल गया हमारा क्या, एलसीएम और एचसीएफ। बस इतना ही करना था 3 नंबर क्वेश्चन में। यानी इसका एलसीएम कितना आया, तो 420, और एचसीएफ कितना आया, तो आपका आया कितना, 3 आया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये बोला हुआ है, दूसरा क्वेश्चन इसके वैसे ही करना है। ठीक है, क्या करना है इसमें, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, 17 को फिर वैसे ही कीजिए, 23 को भी ऐसे ही लिखिए और 29 को भी ऐसे ही लिखिए। ये क्या है, ये आभास संख्या है, क्योंकि केवल अपने से ही करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 17 को क्या लिखेंगे, 17 गुना 1 मतलब क्या, 17 का पावर 1 और 1 का पावर 1। उसके बाद 23 है तो 23 लिखेंगे, 23 गुना 1 लिखेंगे, 23 के पावर कितना, 1 और 1 के पावर कितना, 1। उसके बाद 29 है तो 29 को लिखेंगे, 29 गुना 1 लिखेंगे, 29 के पावर 1 और 1 के पावर 1 लिखेंगे। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो सारे संख्या का अधिकतम पावर, तो 17 का अधिकतम पावर कितना है, 1 है, 23 का 1 है, 29 का 1 है और 1 का भी 1 है। तब गुना कर दीजिए, 17 गुना 23 गुना 29 गुना 1। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, 17 में 23 से गुना कर देते हैं, तो 17 3 51 हो जाता है, 17 गुना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, यानी 1 5 4 9 और 3 से 91 हो जाएगा। फिर क्या करना है, इसमें 29 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 की घात 8 9 27 27 हो जाएगा, 28 30 हो जाएगा, 30 5 35 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 9 1 9 हो जाएगा, 9 9 81 की घात 8 9 27 यानी 9 3 8 5 13 की हाथ में हो जाएगा, 7 11,000 कितना हो जाएगा, 11,339। तो 11,339 यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, यानी 11,000 कितना आ गया, 339 यहाँ पे आया। तो ये हो गया इसका क्या, एलसीएम रब करते हैं। अब यहाँ पे निकालना हमको एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, तो तीनों में कॉमन क्या है, वेनिश क्या है, तीनों में वेनिश तो आपका एक ही है, और उस वेनिश का क्या लेते हैं, न्यूनतम घात लेते हैं, न्यूनतम पावर लेते हैं। तो क्या होगा, 1 का पावर 1 मतलब क्या, 1 गुना 1 का पावर 1 का 1 को 1 बार गुना करना, यानी 1 का पावर 1 का मतलब क्या, 1 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। मतलब क्या, इसका एचसीएफ कितना आया, इसका एचसीएफ आया 1 और एलसीएम आया कितना, आपका 11,300 कितना 39। ठीक, अब तीसरा देखिए, तीसरा में क्या दिया हुआ है, तीसरा में दिया हुआ है आपका 8 9 और 25, 8 9 एवं या और 25। 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 9 को क्या लिखेंगे, 3 3 और 3 3। 25 को क्या लिखेंगे, 5 5 5 1 हो जाएगा। फिर इसको लिख लीजिए, 8 का क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 और 1 का पावर 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्यों 2 का पावर 3 बार 2 आया है। ठीक है, फिर 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 1 लिखेंगे। ठीक है, 3 गुना 1 लिखेंगे, इसको मतलब क्या, 3 का पावर 2 और 1 का पावर 1। फिर अब कितना है, 25 है, तो फिर इसको क्या लिखेंगे, 5 गुना 1, यानी 5 के पावर 2 लिखेंगे और 1 के पावर 1 लिखेंगे। अब जानते हैं एलसीएम के जितना भी संख्या दिया हुआ है, कौन कौन संख्या उसको लिख लीजिए। 2 होगा आपका, क्या होगा, 3 होगा आपका, क्या होगा, 5 होगा। अब 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 3 है। आपका 3 का अधिकतम घात कितना है, तो 2 है, 5 का अधिकतम घात कितना है, 2 है, 1 का अधिकतम घात कितना है, 1 है। बता दीजिए, 2 का पावर 3 का मतलब 2 में से डालना 8 हो जाएगा, 3 का पावर 2 का मतलब 3 में 3 से गुना करेंगे 3 के 9 हो जाएगा, और 5 के स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। अब 8 9 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, नहीं आ जाएगा। 25 गुना में 7 से आप 5 हो जाएगा, 25 सत्ते कर दीजिए, 25 सत्ते 7 से 35 से 5 हो जाएगा, हाथ में 3 हो जाएगा, 7 में 14 16 हो जाएगा, 175 और 5 180 हो जाएगा। कितना 175 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, यानी कितना हो गया आपका 1800 कितना हो गया, 1800 आपका एलसीएम यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे एचसीएफ निकाल, तो एचसीएफ देखें तो एचसीएफ क्या होगा, तो कॉमन तो आपका एक ही आया ना, एक तो पावर का मतलब आती है, इसका एचसीएफ हो गया ये जाएगा। तो इस तरह से क्या है हमारा पर्सनालिटी के समझो का एनसीईआरटी के बिहार बोर्ड का हमारा यहाँ पे क्या एक नंबर तीसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, क्वेश्चन जो है ना खत्म हुआ। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन जो देखना है, चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 संख्या दिया हुआ है, 3 से 6 है, 3 से 6 है, इसे एचसीएफ दिया हुआ है 3 से 6 और 6 से 57 कितना 9। एलसीएम हमको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। तो एक्सरसाइज हम लोग इसी पिछले वाले वीडियो में जो हम पढ़ रहे थे
उसने हमने बताया था कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है, और मान लेते हैं कि एक ही दो संख्या हो, ठीक है, और उसका एचसीएफ और एलसीएम जो होता है वो दोनों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब दो संख्या को गुणा कर दिया जाए, दो संख्या को गुणा कर दिया जाए और उनके दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकाल दिया जाए और एलसीएम एचसीएफ में गुणा किया जाए और उन दो संख्याओं में गुणा किया जाए तो वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमने पढ़ा था। तो 4 नंबर में बोला हुआ है, 4 नंबर में ये बोला हुआ है कि दो संख्या क्या है, कोष्ठ में जो दिया हुआ है 306 और 657, ठीक है, आपका संख्या है। ए दिया हुआ है कितना, 306, बी दिया हुआ है कितना, आपका 657। अब एचसीएफ दिया हुआ है ए बी का 6 और 657 का कितना दिया हुआ है, आपका 9 दिया हुआ है। तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है कितना का, 306 और 657 संख्या का एलसीएम निकालना है। तो हमको पता है, क्या पता है कि a गुना b यानी दो संख्या का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। अब a कितना है बताइए, तो अब यहाँ पे हमको निकालना क्या, एलसीएम निकालना है। तो पहले यहाँ पे तो वैल्यू का रखिए, यानी a कितना है 306 है और b कितना है 657 है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा 9 है, एलसीएम तो निकालना है ना, एलसीएम को ये रखिए। अब इसको निकालना है, उसको वही रखते हैं, ये क्या है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी 306 ऐसे ठीक है, 657 ऐसे ठीक है, गुना में इधर आएगा तो भाग में कितना हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब 100 3 9 यानी ये कट जाएगा, 9 को पढ़िए, 9 का 9 होगा मतलब कितना 27 हो जाएगा, 3 आया 9 चौका 36 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब 34 में क्या कर दीजिए, 657 से गुना कर दीजिए और ये जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 657 में क्या कीजिए, 34 से गुना कर दीजिए, 7 चौका 28 के 8 में 2 हो जाएगा, 5 चौका 20 और 2 22 का 2 आपने 2 और 6 चौका 34 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 7 से 21 की खाते तो 5 दिन हो 100 आपने 1 का 18 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 12 में हो जाएगा, 2 12 12 भाग में वो 2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 तो हमारा 7 का 28 का हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 को 12 को 2 हाथ में 2 15 15 काम हो जाएगा हाथ में 1 अच्छा से काट खा लेती है। तो 8 काट हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 7 से भी हाथ में हो जाएगा, 9 का लेकर वहां हो जाएगा, ये 22 300 हो जाएगा, 22 300 आ जाने वाला है। और ये क्या है आपका एलसीएम, यही हमको इसे निकालना है। ये कितना आ गया आपका 22 300, ये है आपका चौथा नंबर। क्या है चौथा नंबर। अब पांचवा नंबर क्या बोला हुआ है, तो बोला हुआ है जांच कीजिए क्या किसी प्रति संख्या n के लिए संख्या 6n अंक समाप्त हो सकती है। तो हम जो है एक्सरसाइज 2.1 करा रहे थे, उसमें हमने बताया था कि कोई भी संख्या जो है वो शून्य पर तब समाप्त होती है, शून्य अंक पर तब समाप्त होती है जब उनका अभाज्य गुणनखंड दिया जाए और उनका अभाज्य गुणनखंड जो है, उनका अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, उनकी जो संख्या का अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 और 5 दोनों के फॉर्म में आता है, तो हम कहेंगे क्या कि वो शून्य अंक पर समाप्त हो जाएगी, शून्य अंक पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है क्या, क्वेश्चन है 6n 6 का पावर n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 6 का पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, इसका पावर n हो जाएगा, मतलब क्या 2 का पावर n और क्या 3 का पावर n, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य अंक पर तब समाप्त होती है, तब समाप्त होती है जब उस संख्या, जब दिए गए संख्या का, जब दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में करने पर संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 दोनों आए, 2 और 5 दोनों आए,
यहाँ 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n तथा 3 के पावर n 3 के पावर n आया है इसलिए 6n शून्य अंक पर समाप्त नहीं होगी, इतना बात लिखेंगे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे कोई भी हम जानते हैं पीछे वाले में ही ये जो बात मैंने बोल दिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य अंक पर तब समाप्त होती है जब दिए गए संख्या का आभाज्य गुणनखंड करने पर संख्या के आभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 दोनों है। यहाँ 6n के आभाज्य गुणनखंड में 2 था, 2n का 3n आया है। ठीक है, इसलिए 6n शून्य अंक पर समाप्त नहीं होगी, शून्य अंक पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, 2 और 5 दोनों आना चाहिए, इसमें तो 2 आया है लेकिन 2 के अलावा 5 नहीं आया, 3 आ गया, इसलिए शून्य अंक पर समाप्त नहीं होगी। तो इस तरह से जो है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन जो है ए का बोलते हैं, ये 5वां नंबर है, 4वां नंबर नहीं है, 5वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ का खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर बता रहा है कि व्याख्या कीजिए क्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, इसको हमको क्या करना है, बताना। ठीक है, भाज्य संख्या क्यों है, इसको हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, कैसे हम करेंगे यहाँ पे। अब 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को देखना है कि व्याख्या करना है कि ये जो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 है, ये भाज्य संख्या क्यों है। तो हम जानते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले ये बात समझिए कि भाज्य संख्या होती क्या है। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका गुणनखंड किया जाए, जिसका गुणनखंड जो है ना 2 से अधिक आए। ठीक है, 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो जाए, भाग लग जाए, तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या होता है। तो कहने का मतलब अगर इन संख्याओं को हम दिखा दें, जो लिखा हुआ है ये क्या बोलते हैं कि इनका 2 से अधिक गुणनखंड है, तो हम कह सकते हैं क्या, ये भाज्य संख्या होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो है क्या कह रहा है ना, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो 6 में बोला हुआ है, बारी बारी उसको देखेंगे। 6 में पहला बोला हुआ है क्या, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ये जो है भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एवं और यहाँ पर लिखेंगे और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ये दोनों जो है ना भाज्य संख्या क्यों है। तो बताइए ये कितना टर्म है। आप जानते हैं बहुपद में वैसे पढ़ना है कि किसी भी बहुपद का पद को कैसे बताते हैं। ध्यान रखिएगा, जितना प्लस और माइनस दिखे उतना पद है। देखो ये सब तो गुना करेंगे तो ये तो पूरा एक पद हो जाएगा और ये एक पद है, कितना पद है, 2 पद है। तो दोनों पद में कॉमन हम कैसे लेते हैं, दोनों में क्या, अब देखो इसमें भी पहले वाले पद में भी 13 है, दूसरे वाले पद में भी 13 है, तो यहाँ पर 13 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब क्या, जो सब में शामिल हो, जितना भी पद है ना कॉमन हम उसी का लेते हैं जो सब में क्या होता है, शामिल होता है। यहाँ पे 13 अगर हम कॉमन ले लें तो 7 का तो 7 रहेगा, 11 का भी 11 रहेगा, गुना यहाँ पे 13 में 13 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में 13 में 13 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया कितना, 13 हो गया, 11 से 77 हो जाएगा, और उसमें 1 जो कितना हो गया, 13 हो गया, और कितना हो गया, 78 हो गया। 13 में क्या हो गया, 78 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और 13 में क्या कर दो, 78 से गुना कर दो। ठीक है, 13 में 78 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 में 78 से गुना कर दीजिए तो 8 × 24 से 4 आपको हो जाएगा 2, आप कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 7 से 24 हो जाएगा, 7 9 हो जाएगा, यानी 4 1 हमारा 10 कितना हो जाएगा, 10 से 14, यानी 10 से 14 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 10 से 14 है ये हमको बताना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर इतना आ रहा है। अब हमको बताना है ये भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों, तो पढ़े हुए हैं कि यहाँ पे अगर 10 से 14 को लिखे, 10 से 14 को क्या लिख सकते हैं, 10 से 14 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 10 से 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से करेंगे तो 500 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 500 7 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको अगर हम क्या करते हैं, 7 से 12 30 से लग जाएगा। अगर नहीं देखेंगे तो व्यवस्था के लिए पहले जाके वीडियो में देखिए, उसके बाद जो है ना आपको ये वही समझ में आएगा। 3 आएगा 2 3 से 18 2 और 3 से 9 जाएगा, और 13 से कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, और 13 एकम 13 हो जाएगा। तो बताओ 10 और 14 का अगर हम लिखते हैं कितना लिख सकते हैं, 2 × 3 × 13 लिख सकते हैं, 2 × 3 × 13
गुना 13 और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ इसमें जो है 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं है, यानी इसका प्राइम में प्रेजेंट करे हैं आभार गुणनखंड ये है, इसका 2 से अधिक संख्या है कि नहीं है, 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं है, क्या बताइए। क्योंकि 1014 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या 2 का 10 से 14 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 10 से 14 पर यानी 10 से 14 संख्या का 10 से 14 संख्या का अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 2 से 10 से 14 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। इसीलिए ये संख्या ली गई 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या। तो क्या किया, ये बोला क्या ये भाज्य संख्या है, अगर है तो क्यों है, तो बस सॉल्व किए, इतना लाए तो हम 2 से 14 का अपने प्राइम किए, प्राइम किए तो 2 से अधिक गुणनखंड होता है तो उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 से 14 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देख लीजिए, इसलिए क्या हो गया भाज्य संख्या हो गया। अब सेम ऐसे ही यहाँ पे भी करना है, तो बताइए इसमें ही पूरा क्या हो गया, पूरा जो है ना एक पद हो गया और ये एक पद हो गया, इसमें भी 5 शामिल, इसमें भी 5 शामिल, यानी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन आराम से ले सकते हैं, यानी 5 कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, ये इतना हो गया, इधर का 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 7 गुना 6 गुना 5 की जगह पे 1 हो जाएगा, फिर 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, फिर गुना 4, फिर गुना 3, फिर गुना 2, फिर गुना 1 का प्लस 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 5 से 1 ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। अब 7 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 से 42 से 7 के 12 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 9 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 42 में क्या कर दीजिए 24 से गुना कर दीजिए 8 4 को 16 गुना 4 8 9 आ जाएगा। अब 8 तो नाम से 8 9 10 10 8 कितना हो जाएगा 10 8 ये हो गया, और ये 2 देंगे कितना आ जाएगा आपका 10 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए 10 9 यहाँ पे गुना करिए 10 8 प्लस कितना हो जाएगा 10 9 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे क्या 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1008 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5 लिखेंगे और कितना हो जाएगा आपका 1009 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना कर दीजिए 5 में 1009 से, ठीक है, तो 5 में 1009 से गुना करेंगे कितना आएगा बताइए, तो 9 बजे 45 जाएगा, यानी कितना 50 45 हो जाएगा, यानी गुना करिए तो कितना हो जाएगा, यानी 1009 में अगर 5 से गुना करें तो 9 बचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 50 45 हो जाएगा, तो करें कितना हो गया 50 45। अब इस 50 45 कितना कितना से होगा 5 तो अंतिम है, तो 5 से तो यहाँ पे लग ही जाएगा, तो 5 से करेंगे तो कितना होगा आपका 5 से 5 नहीं लगेगा 0, तो कितना हो जाएगा 5 9 45, यानी 1009 बचे कितना होता है 5005 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमारे पास लगेगा नहीं, तो कितना लगेगा 1009 से लगेगा, यहाँ पे क्या लगाएंगे 1009 1009। अब 245 का आवाज गुणनखंड करें कितना आ गया आपका 5 गुना कितना आ गया 1009 और गुना कितना 1, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो अब यहाँ पे बताइए क्या इस संख्या का लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे चूंकि 50 45 संख्या का अभाज्य गुणनखंड 5045 संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हुए, 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसलिए लिख देंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या, यानी इतना बात अगर लिख देते हैं क्यों रियलिटी हमें पता चल गया कि कोई इस संख्या को हमने क्या किया सॉल्व करने देना है, इसका भाज्य गुणनखंड करें तो अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होता है, तो वो संख्या भाज्य होता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो चुका है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे भाज्य संख्या कहेंगे। क्लियर है? अब आपका 7वां क्वेश्चन कह रहा है
कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर क्या एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट समय लगते हैं। मतलब ये है कि किसी खेल का मैदान है जिसमें वृत्ताकार जो क्या है, खेल का मैदान जो है वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने पर सोनिया को कितना मिनट लगता है, इसको कवर करने में 18 मिनट लगते हैं। जबकि किसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को कितना समय लगता है, 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि वो दोनों जो है एक ही स्थान पर और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, तो वो कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन करें ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन करें तो जितना मिनट दिया हो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एलसीएम निकाल लेते हैं, प्राइम फ्रैक्शन। जैसे किसी भी मेथड से निकालिए, ट्रिवियल मेथड से निकालिए, मतलब क्या भाग विधि से निकालिए या आप अभाज्य गुणनफल विधि से निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो बात आता है कि जब भी अधिकतम पूछे, तो उसका क्या निकालते हैं, मसा निकालते हैं। और जब भी पूछे कि कितने मिनट बाद पहुंचेंगे या कितने मिनट बाद एक स्थान पे आएंगे, तो वहां पे हम क्या करते हैं, आपके एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं इन दोनों संख्याओं का, ठीक है। आइए अब देखते हैं जो बात है उसको हम करते हैं, क्या है देखते हैं। तो अब यहाँ पे मान लेंगे कि अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि दो बच्चे हैं, यहाँ पे सोनिया है और क्या है, रवि है। दोनों जो है वो वृत्ताकार पथ के खेल का जो मैदान है उसमें क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और वहीं पर सोनिया को चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, तो 18 मिनट लग रहा है। वहीं रवि को कितना समय लग रहा है, तो 12 मिनट लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। तो ये पूछ रहा है कि दोनों जो है ना पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, दोनों जो है वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि वृत्ताकार पथ कितना नंबर है, तो यहाँ पे 7 नंबर है। तो लिखेंगे दिया गया है, जो दिया गया उसको लिख लीजिए, ठीक है। वृत्ताकार पथ को, वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में सोनिया को वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में सोनिया को लगा वृत्ताकार पथ की दूरी तय करने में, वृत्ताकार पथ की दूरी तय करने में सोनिया को लगा समय कितना, तो 18 मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। इसी तरह लिखेंगे वृत्ताकार पथ की दूरी कर सकते हैं, वृत्ताकार पथ की दूरी तय करने में, या वृत्ताकार पथ की चक्कर लगाने में, या दूरी तय करने में रवि को लगा समय कितना मिनट, तो आपका यहाँ पे कितना मिनट है, 12 मिनट। कितना मिनट लग रहा है, तो 12 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है ना, वो दोनों प्रश्न से बोल रहा है कि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, तो निकालेंगे 18 एवं 12 का लॉस, 18 एवं 12 का लॉस, और 18 और 12 का लॉस निकालेंगे। तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और कितना 6 दूना 12, ठीक है। 3 से लगाएंगे तो 3 ये 9 और 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, यानी 2 3 6 6 18 18 गुना 36, कितना हो गया एलसीएम 36 हो गया। यानी 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और इस तरफ से जो है आपका 1.2 जो है एक्सरसाइज खत्म होता हुआ। अब अगले क्लास में जो है इसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अगले क्लास में जो है हम लोग क्या करेंगे, 1.3 एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होगा तो कहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।